नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज अपनी जो क्लास होगी वो होगी व्यंजन प्रश्नोत्तरी, यानी व्यंजन के ऊपर हम बात करेंगे और उनकी प्रश्नोत्तरी ही हम करेंगे। तो व्यंजन प्रश्नोत्तरी, और उसमें हम जो प्रश्न करेंगे वो सारे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम आज अपनी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोग वह है। तो अयोग वह वर्ण है वो हमें पता करना है। तो कौन सा योग वह है? तो उत्तर होगा इसका विसर्ग। अब विसर्ग के साथ और कौन सी ध्वनि शामिल होती है? तो वो होती है अनुस्वार। अनुस्वार, ठीक। विसर्ग यानी विसर्ग के जो चिन्ह होते हैं जो ये होते हैं, और अनुस्वार ऊपर लगा हुआ बिंदु होता है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कषय, त्रय और ज्य और श्रय, ठीक। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अड़य और एक होता है ढ। पार्श्विक व्यंजन 1 होता है। कौन सा होता है? वो होता है ल। तो निम्नलिखित में से अयोग वह वर्ण कौन से होते हैं? तो विसर्ग और अनुस्वार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है? पार्श्व स्वर है। तो पार्श्व स्वर हमें निकालना है। तो पार्श्व स्वर की जैसे मैंने आपको जैसे वर्ण विचार की जो अपनी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्श्व स्वर की एक ट्रिक आपको मैंने बताई थी। तो वो पार्श्व स्वर की ट्रिक क्या है? पार्श्व स्वर की ट्रिक होती है पार्श्व स्वरों। कौन सी होती है? पार्श्व स्वरों। अब देखिए इसमें किस किस की मात्राएं आती है? तो इसमें आती है आ की मात्रा आती है, ऊ की मात्रा आती है, ओ और औ की मात्रा आती है। ये जो वर्ण है ये क्या है? पार्श्व स्वर हैं। तो इनमें से कौन सा स्वर है जो अपने ऑप्शन में दिया हुआ है? तो देखिए इनमें से एक ही स्वर दिया हुआ है जो कौन सा है? आ। ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। अब ये जो दिए गए हैं अन्य वर्ण उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो देखिए पहला वर्ण है ए। तो ए कौन सा स्वर है? तो ए है मध्य स्वर। कौन सा है? मध्य स्वर, क्योंकि इसमें किसी भी मात्रा नहीं है। फिर आता है ई और री। ये दोनों जो स्वर है वो कौन से स्वर है? अगर स्वर है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ई स्वर का सही उच्चारण स्थान बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कंठ की। कंठ में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो ए आता है और आ आता है। तालु, तालु में कौन से आते हैं? तो ई और ई। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? प्रश्न में ई दिया हुआ है तो ऑप्शन अपना ब सही हो गया। अब ओष्ठ की बात करते हैं तो ओष्ठ में ऊ आता है। और मूर्धा की बात करते हैं तो मूर्धा में क्या आता है? री आता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? अब ये जो प्रश्न है ना ये आपको कंफ्यूज भी करेगा, और ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। अब इस लय को हम अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ NCERT के आधार पर ये किस में आएगा, और कामता प्रसाद गुरु के आधार पर ये कौन से में शामिल होता है। तो सबसे पहले हम NCERT की बात करते हैं। तो NCERT में ये जो वर्ण आता है ये आता है वर्तस्य में। किस में आता है? वर्तस्य में। और कामता प्रसाद गुरु इनको क्या मानते हैं? इनको मानते हैं दंत्य। क्या मानते हैं? दंत्य। अब इसमें ऑप्शन दोनों ही हैं। तो अब ऑप्शन दोनों ही हैं तो अब ये प्रश्न है वो एग्जामिनर के आधार पर इसका उत्तर सही कर पाएंगे, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु के आधार पर तो इसका उत्तर क्या होगा? दंत्य होगा। और NCERT के आधार पर इसका उत्तर क्या होगा? तो वर्तस्य होगा, ठीक। तो इसका उत्तर हम क्या मानेंगे? वर्तस्य उत्तर मान सकते हैं NCERT के आधार पर। तो और कामता प्रसाद गुरु के आधार पर अगर इसमें प्रश्न ये लिखा जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के आधार पर उच्चारण स्थान की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण में आता है, तो उत्तर क्या होता है अपना? द। इन्होंने सीधा पूछा है तो हम NCERT के आधार पर इसका उत्तर मानेंगे वर्तस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण
तय वर्ग का नहीं है। ये सिंपल सा प्रश्न है और सीधा सा प्रश्न पूछा गया। और प्रश्न पूछा क्या गया है, केवल ये पूछा गया तय वर्ग का वर्ण नहीं है। अब देखिए तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो होता है ट होता है, ठ होता है, ड होता है, ढ होता है और अण होता है। तो इनमें से जो वर्ण शामिल नहीं है वो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ध है वो कौन से वर्ग में शामिल आता है, तो ध है वो तय वर्ग में शामिल होता है। तो हमने प्रश्न पढ़ा था निम्नलिखित में से तय वर्ग का वर्ण नहीं है, तो ध नहीं है। ध किस में आता है, तय वर्ग में। अब तय वर्ग में इन पांचों वर्ण के अलावा भी दो वर्ण और शामिल किए जाते हैं जिन्हें उत्क्षिप्त या ताड़न जात भी कहा जाता है। तो ये जो आगत जो वर्ण है वो तय वर्ग में भी शामिल किए जाते हैं, अड़ और ढ। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। प्रश्न पर ध्यान देना है कि कौन सा वर्ण स्वर नहीं है पूछा है। तो देखिए री स्वर है, ई स्वर है, उ स्वर है और ये क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। अब इनमें से भी अगर हमने जो पढ़े हैं तीन स्वरों को हमने पढ़ा है, इनमें से अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इनमें से हिंदी का जो स्वर है वो कौन सा नहीं है, तो री है वो क्या माना जाता है, संस्कृत का स्वर माना जाता है, जिसे क्या कहा गया है, तत्समय स्वर कहा गया है। बाकी दोनों किसके हैं, हिंदी के स्वर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं। प्रश्न आया हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका कोई न कोई रीज़न ज़रूर है। पहला ऑप्शन है 10, तो स्वर 10 नहीं होते। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ऑप्शन अपना सही क्या होगा, 11 होगा। अब बताइए हिंदी भाषा में 10 का क्या मतलब हुआ। 10 का मतलब जो स्वर है उनकी मात्राएं कितनी मानी जाती है, 10। यानी हिंदी भाषा में मात्राएं कितनी हैं, 10 है। 13 का मतलब क्या होता है, 13 संस्कृत में होते हैं स्वर। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, तो 13 होते हैं। इसमें कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, एक री शामिल किया जाता है और एक लरी भी शामिल कर लिया जाता है। अब बात आती है 12 क्या होते हैं, तो 12 हिंदी में 12 खड़ी होती है। 12 खड़ी कितनी है, 12 खड़ी 12 होती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके ढंग से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब प्रश्न आया क्ष वर्ण किसके योग से बना है, और बहुत बार ये प्रश्न हमें पेपरों में पूछा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर भी इसका आसान भी होगा। अब देखिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला में क प्लस श, तो एक तो ये दिया और ये दूसरा भी ऐसा ही दे रखा है। तीसरे में क प्लस छ, ये तो हो नहीं सकता। क प्लस स ये भी नहीं। अब इन दोनों में शामिल है, जब इन दोनों में जो शामिल है तो इसका उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर दूसरे ऑप्शन को हम सही मानते हैं तो इसमें हमें क्या शामिल करना पड़ेगा, ए शामिल करेंगे तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसलिए इसका उत्तर कौन सा, क प्लस श होगा। यानी मूर्धन्य स के साथ इसका क के साथ मेल होता है तो क्ष बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी है, यानी कौन सी भाषा की है। तो ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। अंग्रेजी की ध्वनि हिंदी में कौन सी शामिल की गई है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो ओ है। कौन सी शामिल है, अ। संस्कृत की जो ध्वनियाँ शामिल की जाती है वो कौन कौन सी है, री और लरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बड़ी री को भी इसमें शामिल किया जाता है। बाकी संस्कृत तो हर भाषाओं की जननी मानी जाती है। और अरबी फारसी की जो 5 ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी है, 5 ध्वनियाँ वो आपको मैं बता देता हूँ। वो कौन सी है, एक तो है क, एक ख, एक ग, एक ज और एक है। ये जो ध्वनियाँ हैं वो किससे ली गई है, अरबी फारसी से ली गई है। हिंदी में जो आगत ध्वनियाँ हैं वो ध्वनियाँ कितनी हैं, 5 तो अरबी फारसी की है, ठीक, एक अंग्रेजी की है और 2 आगत ध्वनियाँ हैं जिन्हें ग्रहण किया गया है ताड़न जात, या जिन्हें क्या कहा जाता है, विकसित वर्ण भी कहा जाता है। तो इसलिए 6 और 2 8 जो ध्वनियाँ हैं वो हिंदी में ग्रहित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आज का अपना अंतिम जो क्वेश्चन है 10वां वो करने जा रहे हैं। वो प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। यानी अकारांत यानी जिसके पीछे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अनुस्वार कौन से होते हैं? जिनके ऊपर अनुस्वार लगा हो, बिंदी लगी हो। अयोग वह है, विसर्ग और अनुस्वार होते हैं। अंतस्थ हिंदी में 4 होते हैं, य, र, ल और वह। और इनमें से अगर बात करें तो य और वह को तो क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। र को क्या कहा जाता है? र को परकंपित कहा जाता है। और ल की बात करें तो ल कौन सा व्यंजन है? तो ल है पार्श्विक ध्वनि। तो ये थी अपनी क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ सबको अच्छी लगी हो, ठीक। और आशा करूँगा कि जो भी प्रश्न हमने किए हैं वो आपके अच्छे से समझ में आए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।